बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा निकाय चुनाव के लिए कल मतदान का दिन है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होगा। अब डोर टू डोर ही प्रचार कर पा रहे हैं उम्मीदवार। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का जीत का दावा है। दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं और जनता से बड़े वादे भी किए गए हैं। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। चुनाव प्रक्रिया को लेकर के प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। रेवाड़ी से संजय कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट्स? चुनाव प्रचार थमा हुआ है, उम्मीदवार भले ही डोर टू डोर अपना कैंपेन आगे बढ़ा रहे हों, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किस तरह की तैयारियां वोटिंग को लेकर के? कल शाम को 6 बजे जो है चुनाव प्रचार थम गया था। अभी जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जा सकते हैं और जो है वैसे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। और बात करें तो आज जो है पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएगी आज शाम को आप अपने बूथों के लिए ऊपर। और रेवाड़ी में 99 बूथ बनाए गए हैं। धारबेड़ा और रेवाड़ी की बात करें तो दोनों को मिलाकर 126 जो बूथ है वो बनाए गए हैं। और कल शाम 6 बजे से और कल शाम को 6 बजे तक जो शराब के ठेके हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगे, किसी तरह की बिक्री नहीं होगी। और पुलिस लगातार जो है बाजारों में और गलियों में फ्लैग मार्च निकाल रही है कि लोगों में किसी तरह का डर और भय ना रहे और सभी लोग खुलकर मतदान कर सके। अब देखना होगा कि कल वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है रेवाड़ी में, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की जो है मुकाबला है और निर्दलीय उम्मीदवार कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। जी जितेंद्र। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और दोनों ही जगहों पर धारूहेड़ा में भी और रेवाड़ी में भी बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो किस तरह की टक्कर दिखाई दे रही है? और लोगों में, स्थानीय लोगों की अगर बात करें, शहरी लोगों की अगर बात करते हैं, तो उनमें कितना उत्साह इस चुनाव को लेकर के, शहर की सरकार को लेकर? देखिए मैं आपको बताऊं तो अगर भाजपा की बात करें तो जो शहरी वोटर है वो कहीं ना कहीं भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है। चाहे उसमें हम बात कर ले पंजाबी समाज की या ब्राह्मण समाज की या जो ओबीसी समाज है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल भाजपा की सरकार, छोटी सरकार ने काम किया है तो उससे लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है भाजपा एक संगठन, मजबूत संगठन है भाजपा का, और अच्छी खासी मेहनत भाजपा ने यहाँ की है। और मुकाबले में भाजपा अब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से अप नजर आ रही है। तो अब ये बात तो 13 तारीख को पता चल पाएगा कि जो है जनता किसके साथ ताज पहनाती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है, क्योंकि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो संगठन तो जरूर बन गया, लेकिन जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो पन्ना प्रमुख तक, बूथ लेवल तक उनके कार्यकर्ता की जो टीम है, इस तरह की टीम कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है। तो इससे जो है भाजपा को फायदा जरूर मिलने की उम्मीद है। जी हितेंद्र। दोनों ही शहरों की बात करें, चाहे रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें या धारूहेड़ा नगर पालिका की बात करें, तो क्या कुछ मुद्दे दोनों शहरों में अलग अलग जो मुख्य मुद्दे रहे हैं? देखिए हितेंद्र, बात नगर पालिका धारूहेड़ा की कर ले या नगर परिषद रेवाड़ी की कर ले, मुद्दे लोगों के वही रहते हैं। पानी, सीवर, टूटे रोड, गंदगी के ढेर, यही जो मुख्य मुद्दे यही रहते हैं। और रेवाड़ी शहर में तो खासकर जो मुद्दा है वो अभी रेड लाइट का भी है, क्योंकि कई बार बीच बीच में जो है चौक चौराहों पर रेड लाइट चालू कर दी गई थी, लेकिन वो 2-3 दिन चलने के बाद फिर से बंद हो गई। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है रेवाड़ी में जो है पार्किंग का, क्योंकि जो सर्कुलर रोड है रेवाड़ी शहर का, वो पूरी तरह से गाड़ियों से अटा पड़ा रहता है और निकलने की स्थिति नहीं होती, लोग जाम में फंस जाते हैं। तो पार्किंग ना होने की वजह से एक ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अतिक्रमण शहर के बीच में होता है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दे तो अनेकों हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जो जनता है वो किस पर मोहर लगाती है और किसके साथ जाती है।
लेकिन इतना जरूर है कांग्रेस भाजपा में मुकाबला जो है काफी आमने सामने का कठिन मुकाबला है। कोई भी उम्मीदवार निकल सकता है। और एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सतीश यादव थे, जो आम आदमी पार्टी से एमएलए के चुनाव लड़े थे, कल उन्होंने निहारिका को, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनको अपना समर्थन दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निहारिका को वोट देने की अपील भी की। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी जरूर मजबूत होती दिखाई दे रही है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, ये तो देखना होगा जब वोटिंग होगी तो जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, जब परिणाम सामने आएंगे तो किसके हक में परिणाम सामने आएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, और लोगों में कैसा उत्साह है निगम चुनाव को लेकर? अंदर आपको बता दूं, जिला सोनीपत जो है दिल्ली एनसीआर के नजदीक लगता है, और दिल्ली एनसीआर के नजदीक लगना तो यानी कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अगर चुनावी मुद्दा कहा जाए तो अवैध जो प्लॉटिंग और अवैध जो कॉलोनियां या ऑथराइज कॉलोनियां, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है प्रॉपर्टी के जो दाम लगातार, जो प्रॉपर्टी डीलर जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो उन्होंने आतंक मचाया है। तो इस बात से लेकर हर व्यक्ति के जहन में एक सवाल है, और हर व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित है कि प्रॉपर्टी के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर व्यक्ति के जहन में सवाल रहता है। ऐसे में निगम का एरिया जितना भी आता है वहीं पर ये ज्यादातर खेल चल रहे हैं, यानी कि निगम प्रशासन या जो भी सरकार मौजूद थी उनके टाइम पे भी अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जे हुए हैं, उन पर भी काफी बड़ा सवाल है। और आज अगर बात की जाए तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया की तैयारी हो चुकी है, और पूरी प्रक्रिया में यानी कि कहा जा सकता है कि ये जो आज की रात है, कयामत की रात है। कुछ समय बचा है कि जो लोगों के बीच रहकर उन लोगों को समझाने का प्रयास लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर तो है ही है, लेकिन आजाद उम्मीदवार भी काफी खड़े हैं। सबसे ज्यादा जो अगर बीजेपी की साख की बात करी जाए तो 8 नंबर वार्ड पर है। 8 नंबर वार्ड में क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी मजबूत कार्यकर्ता है और बीजेपी का भी कहीं ना कहीं मजबूत कार्यकर्ता है, लेकिन आजाद उम्मीदवार भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आम आदमी के जहन में कि जो फूट का काम जो करते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में भी फूट का काम देखने को मिला, बीजेपी में भी फूट का मिला, यानी कि जो बीजेपी को लाभ मिलता था वो कार्यकर्ताओं की फूट की वजह से मिलता था। अब बीजेपी में भी ये इस चुनाव में देखने को मिला जो फूट का काम किया, यानी कि कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हैं, जो कि टिकट को लेकर बंटवारा जो हुआ उनको भी लेकर काफी चर्चा का विषय रहा। यानी कि कहा जा सकता है कि कुछ समय बचा है, यानी कि वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ही किसी की किस्मत का ताला खुल सकता है। और जो सोनीपत का अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के जो लोग जो चाहते हैं अपना कैंडिडेट उसको चुनेंगे, और 22 के 22 वार्डों में सभी प्रशासन की तैयारी हो चुकी है, सरकार की तैयारी हो चुकी है। यानी कि आज की जो रात लगेगी वो काफी बड़ी रात रहेगी, क्योंकि चुनाव से पहले तो लोगों के बीच रहना होता है, प्रचार करना होता है। यानी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि वो लोग कितने अटैचमेंट रहते हैं, लोगों से कितनी बात करते हैं। यानी कि बीजेपी पार्टी इन चीजों से जरूर आगे रहती है कि वो अपनी टोली बनाकर रखती है, टोलियों को छोड़ा जाता है, और टोली ये काम आती है कि बूथ जीता चुनाव जीता, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र जो बीजेपी का है। तो इससे कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल सीट है सोनीपत की सीट, और जिस तरह से यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ भी माना जाता रहा है सोनीपत को, लेकिन बीजेपी के पिछली बार मेयर चुने गए, तो ऐसे में इस बार पूरा जोर लगाया गया, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हो, या और भी स्टार चेहरे हों, उनको भी यहाँ पर लाया गया चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन जो कांग्रेस उम्मीदवार ने शुरुआती समय में अपना हाथ पीछे खींच लिया था, कांग्रेस की गुटबाजी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई थी। क्या उसका नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को इस बार हो सकता है चुनाव में वोटिंग के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, जैसे आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया। इसका जरूर लाभ बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी की अगर अभी स्थिति देखी जाए तो कुछ ना कुछ अब जरूर है। जैसे मैंने आपको भी बताया था हितेंद्र, आप समझते हैं कि जो कार्यकर्ता है उनकी फूट का जो कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में फूट है, मैंने आपको भी बताया बीजेपी में भी कहीं ना कहीं फूट दिखाई दी है। यानी कि काफी बड़ा एक सवाल यही है कि कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और ये इसमें सबसे बड़ा सवाल ये रहता है
क्योंकि बीजेपी में कहीं ना कहीं संगठन जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसे में जो अगर बात की जाए तो 8 नंबर वार्ड में जो बात की जाए तो बीजेपी पार्टी से जो पुनीत राय थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था और वो पिछली बार जिन्होंने सीट को हासिल किया था, अब की बार वो आजाद उम्मीदवार खड़े हैं जो 8 नंबर वार्ड में, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है फूट का जो राज है उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, और इस लाभ से कहीं ना कहीं जो आपसी जो खिंचातानी है कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, जिनको टिकटों को लेकर काफी बड़ी गहमा गामी रही थी, ये छोटा चुनाव नहीं है, काफी बड़ा चुनाव बना दिया गया है इसको। इस चुनाव को इस तरीके से बना दिया गया है जैसे एमएलए का चुनाव होता है, उससे भी खतरनाक ये चुनाव देखने को मिल रहा है। एक दूसरे की खिंचातानी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सोनीपत में जो अवैध प्लॉटिंग का या जो 5 कॉलोनियां हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि सभी जो प्रॉपर्टी का खेल खेला जा रहा है वो काफी खतरनाक है। आम आदमी इस चीज से चिंतित है क्योंकि दिल्ली एनसीआर नजदीक लगता है और यूपी नजदीक लगता है, और जो विकास कार्य सरकार की तरफ से किए जाते हैं उनका लाभ जो अवैध प्लॉटिंग की जाती है, अवैध जो कब्जे किए जाते हैं, अवैध जो चीजें हैं उस पर प्रशासन की कोई लगाम नहीं रहती। तो ये काफी प्रॉपर्टी का जो खेल खेला जाता है सोनीपत के अंदर, ये काफी बड़ा सवाल है। इसको लेकर लोगों के अंदर एक जहन में सवाल बना हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, सरकार की जिम्मेवारी होती है, और वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक व्यक्ति जो सरकार और सत्ता में रहते हैं या विपक्ष में या पक्ष में, वही ये खेल खेलते हैं। चुनाव के दौरान जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो अक्सर बोने नजर आते हैं। माहौल किस तरह का है वो ज्यादा प्रभावी रहता है, वही हावी होता है। जो स्थिति देखने को मिली, जैसा आपने बताया कि कांग्रेस में और बीजेपी में दोनों ही खेमों में जिनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है उसमें बिखराव की स्थिति देखने को मिली, कहीं ना कहीं गुटबाजी जैसी या भीतरघात जैसी स्थिति देखने को मिली। इसको लेकर के एक्शन भी लिया गया दोनों ही पार्टियों की तरफ से, लेकिन किसने बेहतर डैमेज कंट्रोल कर लिया है वोटिंग से पहले, कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है लाजपत? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। जो मजबूती अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक तो हालात जो है वो बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम लगा रही है, उनको भी कमजोर नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर ओवरऑल बिल्कुल, क्योंकि इस बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव प्रचार में यहाँ नजर आए। आमतौर पर वो ये कहते हैं कि छोटे चुनाव में चुनाव प्रचार करने नहीं जाता। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी देने के लिए। संजय भी हमारे साथ जुड़े थे, रेवाड़ी की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल उस बारे में जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे किस तरह का माहौल वहां पर निकाय चुनाव को लेकर के बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला कई जगहों पर जो हाई प्रोफाइल सीट हैं वहां पर मुख्य रूप से माना जा रहा है, चाहे वो तीनों निगमों की बात करें, नगर परिषद रेवाड़ी की बात करें और नगर पालिका अगर धारूहेड़ा की बात करें, तो यहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस में मुख्य मुकाबला। लेकिन 2 जगह पर कांग्रेस की उम्मीदवारी नहीं है, वो है सांपला और उकलाना। तो वहां पर बीजेपी का मुकाबला निर्दलियों से है। देखना होगा कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा, कौन बाजी पलटता हुआ नजर आएगा और क्या समीकरण बनते हैं, क्या बिगड़ते हैं। अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और मतदान करके शहरों की जनता, 7 शहरों में क्योंकि चुनाव है तो 7 शहरों की जनता ये फैसला करेगी कि शहर की सरकार का ताज किसके सिर पर सजेगा।